जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। इको स्टार बाई संतोष चौहान। देखते हैं अध्याय 5। चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा होता है। तो जो बजट होता है, बजट जो होता है सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा ही होता है। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के ब्यौरे को ही बजट कहा जाता है। सरकार की संभावित आय और प्रस्तावित व्यय को जो है बजट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का सी, आय और व्यय। दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो अनुच्छेद 112 में का जो संबंध है वो बजट से है। तो दूसरे का डी आंसर होगा। तीसरा देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब तक मानी जाती है? भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि होती है इसी को बोला जाता है वित्तीय वर्ष। तीसरे का सी आंसर होगा। चौथा देखते हैं, जिन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और न ही सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बात हो रही है प्राप्तियाँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बजट प्राप्ति भी है, पूंजीगत प्राप्ति है और राजस्व प्राप्ति है। जो राजस्व प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति से जो है सरकार की न तो कोई देयता उत्पन्न होती है, न ही सरकारी संपत्ति में कोई परिवर्तन आता है। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, राजस्व प्राप्ति। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पांचवा देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे इस कर को क्या कहा जाता है? तो इस कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स का जो प्रभाव होता है उसका कराघात और करापात जो है एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तो पांचवे का सी आंसर होगा, प्रत्यक्ष कर। छठा, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? उपहार कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आयकर भी प्रत्यक्ष कर होता है। बाकी बिक्री कर और बाकी बिक्री कर ये जो है इसमें नहीं आता है, प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा छठे का और डी होगा, उपहार कर एवं आयकर ये दोनों ही जो है डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, प्रत्यक्ष कर में आते हैं। तो छठे का डी आंसर होगा। सातवां देखते हैं, जब आय के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहते हैं? जब जो है इनकम बढ़े और कर की दर भी बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में जो है इस तरह की जो कर संरचना को प्रगतिशील कर संरचना कहते हैं। प्रगतिशील कर संरचना एक ऐसी होती है जब जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती है। तो सातवें का जो राइट आंसर होगा सी होगा। आठवां देखते हैं, आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो कर को कौन सा कर कहते हैं? इस प्रकार के कर को, तो इस प्रकार कर को अनुपातिक कर बोलते हैं। अनुपातिक कर संरचना ऐसी कर संरचना होती है कि इसमें आय के सभी स्तरों पर जो कर की दर होती है वो एक समान होती है। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नवा देखते हैं, आय में वृद्धि के साथ यदि कर की दर घट जाए तो इसे कौन सा कर कहेंगे? आय में वृद्धि हो रही है और कर की दर घट रही है तो इसको बोलते हैं प्रतिगामी कर बोलते हैं। प्रतिगामी कर संरचना ऐसी कर संरचना होती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर घटती जाती है। तो नौवें का राइट आंसर होगा डी। दसवां, पूर्ण विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर की दर अधिक होती है। अगर कोई वस्तु विलासितापूर्ण वस्तु है, लग्जरी आइटम्स है तो उस पर कर की दर अधिक होती है। 10वें का राइट आंसर होगा सी, अधिक होती है। 11वां देखते हैं, एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाला वह अनुमानित व्यय, यहाँ पे व्यय है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न देयता में कमी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो व्यय की बात हो रही है तो इसे बोलेंगे राजस्व व्यय। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति
राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति इन दोनों ही स्थितियों में जो है न तो सरकार की कोई देयता उत्पन्न होती है, न ही सरकारी परिसंपत्तियों का कोई निर्माण होता है, न ही उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे व्यय की बात की जाएगी तो इसका आंसर होगा राजस्व व्यय। तो 11 का आंसर होगा बी, राजस्व व्यय। आगे हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न देखते हैं। सरकार की वे सभी प्राप्तियां, देखिए प्राप्तियों की बात की गई है तो हम प्राप्तियां ही देखेंगे जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, उससे क्या कहा जाता है। तो प्राप्तियां जो है पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत व्यय भी होता है। तो पूंजीगत प्राप्ति हो या पूंजीगत व्यय हो, इन दोनों से ही जो सरकार की देयता उत्पन्न होती है और सरकारी परिसंपत्तियों में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे प्राप्तियाँ की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति। 12 का डी, पूंजीगत प्राप्ति। 13 देखते हैं। सरकार के वे व्यय जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है, उससे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन या कमी की बात की जा रही है, तो इसका सीधा संबंध होगा जो है, क्योंकि यहाँ पे परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है और दायित्वों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसको बोलेंगे पूंजीगत व्यय बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे। यहाँ पे लिखा ना सरकार के वे व्यय जब परिसंपत्तियों का सृजन हो या कमी हो, तो इसका संबंध जो है पूंजीगत से लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा पूंजीगत व्यय। 13 का सी आंसर होगा। 14 देखते हैं। जब सरकार का राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसे स्थिति क्या, इस स्थिति को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा का मतलब होता है कि जब राजस्व व्यय अधिक हो जाए, किससे, राजस्व प्राप्ति से, राजस्व प्राप्ति से। तो राइट आंसर होगा 14 का ये, राजस्व घाटा। 15 देखते हैं। निम्न में से राजस्व घाटा की सही व्याख्या कारक होता है। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। 15 का बी आंसर होगा। 16 देखते हैं। प्राथमिक घाटों को दर्शाया जाता है। तो जो प्राथमिक घाटा होता है, जब हम राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो इसे बोलते हैं प्राथमिक घाटा। तो 16 का बी आंसर होगा। 17 देखते हैं। संतुलित बजट किसे कहा जाता है। संतुलित बजट किसे कहा जाता है। संतुलित बजट की स्थिति में जब कुल व्यय कुल प्राप्तियां बराबर हो जाए, जब कुल प्राप्तियां जो है कुल व्यय के बराबर हो जाए, यानी जो चाहे राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति के बराबर हो जाए, या पूंजीगत प्राप्ति पूंजीगत व्यय के बराबर हो जाए, या सरकारी सार्वजनिक या सार्वजनिक व्यय के बराबर हो जाए, तो इसी को बोलते हैं संतुलित बजट। तो 17 का आंसर होगा बी, कुल व्यय कुल प्राप्ति के बराबर हो जाए। 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है। अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना ये राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है। अर्थव्यवस्था में मंदी का सृजन करना, कोई भी राजकोषीय नीति ये नहीं चाहेगी कि अर्थव्यवस्था में मंदी आए। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को बढ़ावा देना है, कोई भी नहीं चाहेगा कि बेरोजगारी बढ़े। अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर को हतोत्साहित करना, ये भी कथन क्या है, ये भी कथन गलत है। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा, 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना, यानी ए। आगे बढ़ते हैं। 19। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है तो कर गुणक का मान क्या होगा। कर गुणक का मान क्या है। कर गुणक बराबर होता है आप फिर से देखते हैं। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी का जो मान दिया है 0.5 दिया है, तो कर गुणक का मान, यहाँ पे कर गुणक का मान पूछा गया है, तो कर गुणक बराबर होता है -b/1 - b होता है। तो -b का मान दिया है 0.5 दिया है, और 1 - b यानी दिया है 0.5। तो हल करेंगे तो हो जाएगा 0.5 अपान -b होता है, यानी -0.5।
1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो 19 का जो राइट आंसर होगा -1 होगा। इसको हम फिर से समझते हैं। जो फार्मूला होता है कर गुणा का वो होता है -b अपान 1 - b होता है। तो -b का मान है 0.5 है बटे 1 - b का मान है 0.5 है। तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही बचेगा, तो बराबर हो जाएगा -0.5 अपान 0.5। तो ये कट जाएगा, माइनस बच जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। तो 19 का राइट आंसर होगा -1। आगे देखते हैं हम लोग। यदि सरकार संतुलित बजट का सृजन करती है तो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का व्यय करने से आय में कितनी वृद्धि होगी। क्योंकि हम सरकार संतुलित बजट की नीति अपना रही है, तो ऐसी स्थिति में जितना व्यय होगा उतनी ही आय होगी। तो 20 का राइट आंसर होगा ए 100 करोड़। ये रहा 20 प्रश्नों का सेट और उसके राइट आंसर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।